नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से वक्त हो चला है कि हम आपको सियासत की गलियों में लेकर चलें और आपको बताएं कि अपडेट क्या क्या है, हलचल गतिविधि किस तरीके की है और किस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है आगे आने वाले चुनौतियों को साधने के लिए। तो चलिए, इस पूरे आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि हरियाणा की राजनीति में चल क्या रहा है। तो सियासी गलियारे में आज सबसे पहले बात राम मंदिर की करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर के निर्माण के लिए नींव रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर युगों युगों तक मानवता के लिए आस्था का प्रतीक रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल यह भी था कि आखिर 29 सालों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए अयोध्या? कैसा प्रण था उनका जिसकी वजह से वो अयोध्या नहीं जा रहे थे? जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो चुका, शिलान्यास हो चुका, नींव रखी जा चुकी। आ चुकी वो घड़ी जिसका इंतजार था सभी देशवासियों को। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री ने यह भी बता दिया कि इसकी गूंज न सिर्फ राम की नगरी अयोध्या में बल्कि पूरे विश्व में है। आज भी भारत के बाहर दर्जनों ऐसे देश हैं जहां वहां की भाषा में राम कथा आज भी प्रचलित है। मुझे विश्वास है कि आज इन देशों में भी करोड़ों लोगों को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने से बहुत सुखद अनुभूति हो रही होगी। जय सिया राम, जय सिया राम। अयोध्या से लेकर पूरे हिंदुस्तान में है राम मंदिर का जय घोष। ये दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी गई है। अब सपना साकार हो गया, जिसमें संकल्प भी था, संघर्ष भी था और समर्पण भी था। अब उस समय का अंत हो गया, उस घड़ी का अंत हो गया जो अक्सर राजनीति में बर्बाद हुआ करता था। हर चुनाव से पहले उठने वाला राम मंदिर का मुद्दा अब सुलझ गया। यही कारण है कि पीएम मोदी ने भी शिलान्यास के बाद खुद कहा कि करोड़ों लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा कि वो जीते जी इस पावन दिन को भी देख रहे हैं। भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। राम मंदिर के लिए प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, सड़कों पर रथ यात्राएं हुई और खास बात यह है कि कई साल पहले बीजेपी ने जब राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ही थी। दरअसल अक्सर ये सवाल उठते रहे हैं कि पीएम मोदी अयोध्या क्यों नहीं जाते। सीमा से सटे क्षेत्रों में तो जाते हैं लेकिन अयोध्या नहीं पहुंचते। लेकिन बिना बोले, बिना कुछ कहे उसका उत्तर भी आपको बताते हैं। दरअसल 1991 में यानी कि 29 साल पहले पीएम मोदी ने संकल्प लिया था, जब राम मंदिर बनेगा तभी वो अयोध्या आएंगे। और अब वो सपना साकार हो चुका है। इसी पर पीएम मोदी ने भी कहा कि बरसों से टेंट के नीचे रह रहे भगवान श्री राम के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। सपनों से लेकर शिलान्यास तक, प्रतिज्ञाकारी से लेकर आज्ञाकारी तक, प्रण से लेकर शरण तक, पीएम मोदी ने राम मंदिर के लिए सब किया। राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने
अखंड, अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। जय सिया राम, जय सिया राम। पीएम ने कहा कि इस मंदिर के निर्माण के बाद सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, अयोध्या का अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहाँ हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे और बढ़ेंगे। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आएंगे। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर अयोध्या में पहुंचकर आसमान में मंडराने लगा तो लोगों ने उसे देखते हुए ही जयकारे लगाने शुरू कर दिए। गूंज थी जयकारों की आसमान में, अयोध्या में, क्योंकि उन्हें पता था कि अब इतिहास लिखा जा रहा है। होने जा रहा है सपना पूरा हिंदुस्तान का। पीएम ने मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही पूजा अर्चना की, सीएम योगी के साथ परिक्रमा की और शुभ मुहूर्त के समय शिलान्यास हो गया राम मंदिर का। माहौल तो छोड़िए, पूरा देश राममय हो गया, मंगल मंगल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। राम मंदिर का भूमि पूजन होने के बाद नेताओं के अब सुर बदले बदले दिख रहे हैं। किसी राजनेता ने सुंदरकांड का पाठ किया तो किसी ने कहा कि अब खत्म हुआ सदियों का इंतजार, बनेगा राम का दरबार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उसके अनुसार श्री राम जन्मभूमि के ऊपर मंदिर निर्माण के काम का शिलान्यास स्वयं प्रधानमंत्री जी द्वारा वहाँ कराया गया है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और मैं समझता हूँ देश का जनमानस आज अभूतपूर्व खुशी उसमें है और लोग खुशियाँ मना रहे हैं। एक अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ और सौहार्दपूर्ण तरीके से देश में इस विषय को आगे बढ़ाया गया। इसके लिए भी मैं सभी कंसर्न जो लोग हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र की राजनीति नहीं करती। जय श्री राम। कभी राम मंदिर के नाम पर सियासत होती थी, लेकिन अब नेताओं के एक ही सुर सुनाई दे रहे हैं। कहीं राम के लिए सुंदरकांड का पाठ कराया गया तो कहीं नेताओं ने साफ साफ कहा कि अब इंतजार खत्म हो चुका है। मंदिर का भूमि पूजन होने के अवसर पर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि ये सुंदरकांड का पाठ राम मंदिर के शिलान्यास की खुशी में हुआ है। और जो नीरज शर्मा है वो यहाँ पर ये जो पाठ है, अखंड पाठ जो है वो सुंदरकांड का किया जा रहा है। आज आप जो है वो यहाँ हरियाणा के एमएलए हॉस्टल में ये पाठ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंचे हैं। किस तरीके से आप राम मंदिर के निर्माण को देखते हैं? बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके में देखते हैं जी। और यहाँ जो ये सुंदरकांड का पाठ हो रहा है की खुशी में हो रहा है। इतना ही नहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने राम मंदिर के शिलान्यास पर बधाई दी। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी खुशी जाहिर की और कहा कि हम सब ने सौगंध खाई थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे। बहुत से विपक्ष के नेता की वाणी बदली है। हमें बड़ी खुशी है कि सब लोग भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में आस्था रख रहे हैं और आज वो घड़ी आई है, उसके लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और हमारा हरियाणा तो राम राम से ही शुरू होता है और चालती आने भी हम कहते हैं राम राम भाई। इसलिए हमारे जीवन में राम का बहुत अधिक यहाँ पर महत्व है। हर बात के लिए हाड़ी भी जब हड़ जोड़ता है तो कहता है ले भाई राम का नाम। कोई भी काम करते हैं तो ले भाई राम का नाम। तो राम से ही शुरू करते हैं, राम से ही समापन है इस जीवन का। प्रारंभ भी राम से है और अंत भी राम से है। इसलिए राम की महिमा यहाँ अपरंपार है। उस राष्ट्र पुरुष का जिसके जीवन में वैल्यूज ही वैल्यूज थी, जिसकी कथा भी वार ऑफ वैल्यूज की है, जिसने व्यक्तिगत जीवन में तो किया है, जिसके राम ने भी कहाँ तक करूँ मैं राम बढ़ाई, राम ने सकई नाम गुण गाए। इमामे हिंद को लेकर हिंदुस्तान में सियासत बरसों से होती आई है, लेकिन अब सियासत ने चाल, चेहरा और चरित्र तीनों बदल लिया है। अब कोई राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि राम के नाम पर सवार होकर अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
तो चंडीगढ़ में बीजेपी और जेजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें समर्थित निर्दलीय विधायक भी मौजूद रहे, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश में 104 संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का फैसला लिया गया और 1000 प्ले स्कूल खोलने का भी फैसला लिया गया है। गठबंधन के सरकार बनने के बाद पहली बार बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त विधायक दल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने की। इस मीटिंग में समर्थित निर्दलीय विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में कई अहम और जनहित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा रहा संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर विचार करना। इसके अलावा केंद्र की तरफ से घोषित की गई नई शिक्षा नीति भी। हमारा वैसे पहले जिले में एक था, तो कम से कम विधानसभा में एक तो जरूरी है। वैसे तो हमने जो हमारा जो एजुकेशन का जो ब्लॉक है उसमें हमने खोलने का निर्णय लिया, लेकिन कई बार जो हमारा डेवलपमेंट का ब्लॉक है, एजुकेशन का ब्लॉक है, वो अलग अलग है, तो कई बार वो मिक्स हो जाता है। लेकिन जब बात करते हैं तो वो दूसरे ब्लॉक की बात करते हैं, वो एजुकेशन का ब्लॉक है। तो हर ब्लॉक में हमने एक रखा, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जो खाली रहेगी, जिनमें नहीं था। 6 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि उनके यहाँ कोई नहीं है, तो वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अनुसार भी होना चाहिए। 22 जिलों में चल रहे संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाकर अब 104 करने का फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश में 1000 प्ले स्कूल खोलने का भी फैसला लिया गया है। 1.5 घंटे से ज्यादा हरियाणा निवास में चली इस बैठक में सभी विधायकों के साथ रायशुमारी की गई और इन अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। नहीं, आज शिक्षा नीति पे तो नहीं, लेकिन कुछ और सुझाव विधायकों ने दिए, जिसके बारे में जो भी उन्होंने सुझाव दिए उन पर। बीजेपी, जेजेपी और समर्थित विधायकों की मीटिंग में जनता से जुड़े और विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। इसको लेकर सभी बीजेपी, जेजेपी और समर्थित विधायकों से सुझाव लिए गए। हालांकि इन सुझावों पर अभी सहमति तो नहीं बनी है, लेकिन राय जरूर ले ली गई है, यानी अब भविष्य में इन पर फैसला भी होना संभव है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला एवं बाल विकास विभाग की 2 महत्वाकांक्षी योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ किया, जिससे बच्चों और महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत 10 से 45 वर्षीय बीपीएल और एएवाई यानी अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की महिलाओं और किशोरी को सरकार की तरफ से सैनिटरी नैपकिन, आंगनवाड़ी केंद्रों और शिक्षा विभाग के माध्यम से मुफ्त दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल सर्वोपरि है। जैसे बीपीएल की सब महिलाओं को तो महिला बाल विकास विभाग की ओर से 22 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। वहीं 6.5 लाख बच्चों को भी, छात्राओं को विशेष तौर पर ये हमारे शिक्षा विभाग की ओर से सैनिटरी पैड, महीने में 6 सैनिटरी पैड देने की जो योजना बनी है। अब क्योंकि एक ऐसा विषय है जो कई बार हमारी बच्चियां, बेटियां, स्कूल वाली या महिलाएं भी बड़ा संकोची स्वभाव के होने के कारण से अपनी समस्याओं को खुल के बता नहीं पाती हैं, लेकिन तो भी हमें तो हर एक की चिंता करनी है। न भी बता पाए तो भी हमको हर एक को अप्रोच करके उनके लिए इस व्यवस्था का इंतजाम करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आदेश देते हुए ये भी कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन इन योजनाओं को बेहतर ढंग से अमली जामा तो पहनाएगा ही, लेकिन जिन जिलों का नाम महिला, बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के मामले में नीचे है, उन जिलों के उपायुक्त इन दोनों योजनाओं को अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल करके इस दिशा में विशेष प्रयास करें। मैं इस अवसर पर विभाग के लोगों को, चाहे हमारे WCD है, चाहे शिक्षा विभाग है और चाहे डेयरी डेवलपमेंट है, जो विभाग इस सारे काम में लगे हैं, वो इस काम को बहुत बारीकी से ध्यान करते हुए इसको सफल करें, आगे बढ़ाएं। कहीं भी कोई कमी है, सरकार के लेवल पर कोई विषय ध्यान कराना है तो हमारी चीफ सेक्रेटरी मैडम बैठी हैं, इनके माध्यम से बात को आगे पहुंचाएंगे। सीएम ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के बारे में बताते हुए ये भी कहा कि बहुत से इलाकों में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की शिकायत मिलती है। इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं, 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से
फोर्टिफाइड मीठा सुगंधित स्किम्ड मिल्क दिया जाएगा। इस योजना के तहत हर लाभार्थी को रोजाना 200 मिलीलीटर फोर्टिफाइड दूध 300 दिन तक हरियाणा डेयरी विकास सहकारिता प्रसंग और वीटा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलेगा। सीएम मनोहर लाल की तरफ से महिला एवं बाल विकास विभाग की 2 महत्वपूर्ण योजनाएं काफी लाभकारी हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों को काफी मदद मिलेगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंह की रिपोर्ट। बड़ौदा उपचुनाव के लिए लगभग सभी दलों ने अपने नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी की तरफ से जेपी दलाल को बड़ौदा उपचुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है, तो वही कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को कमान सौंपी है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल भी लगातार हलके का दौरा कर रही है। बड़ौदा फतह के लिए पार्टियों के योद्धा तैयार। राजनीतिक पार्टियों के पक्के विजयी प्लान। बड़ौदा की गली गली में नेताओं का तांता। हरियाणा की एक विधानसभा सीट बड़ौदा में उपचुनाव के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने जीत की पक्की तैयारी कर ली है। बड़ौदा फतह के लिए लगभग सभी दलों ने अपने योद्धा तैयार कर लिए हैं, जिनकी नजर सिर्फ बड़ौदा पर रहेगी। बीजेपी की तरफ से कृषि मंत्री जेपी दलाल को बड़ौदा उपचुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के मुताबिक बड़ौदा को जीतने के लिए कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा कमान संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, जेजेपी की तरफ से अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला के साथ साथ भूपेंद्र मलिक भी हलके का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं इनेलो की तरफ से अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला लगातार हलके के अलग अलग गांवों में जा रहे हैं। बड़ौदा की गली गली राजनीतिक दल। गांव-गांव में नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे। दंगल से पहले लोगों से वायदों का दौर। काफी दिनों से शायद ही कोई दिन अछूता रहा होगा जिस दिन बड़ौदा में कोई नेता ना पहुंचा हो। कभी बीजेपी, कभी जेजेपी, कभी कांग्रेस, तो कभी इंडियन नेशनल लोकदल के नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा काफी बार अलग अलग दलों के राजनेता एक ही दिन बड़ौदा की गली गली में घूमते दिखे, और शायद ऐसा भी हुआ होगा कि अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता भी हलके की गलियों में आमने सामने दिखते होंगे। क्योंकि उपचुनाव की तारीख का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन दंगल की धरती पर राजनीतिक नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी हैं। बारी बारी हर गांव को साधने की कोशिशें जारी हैं। जनता के मन को भांपने और उनके दिलों में बसने की कोशिशें जारी हैं। और जारी है चुनावी शोर के बीच विकास के वायदों का दौर। किसको सिर माथे बैठाएगा बड़ौदा? रण में किसके योद्धा दिलाएंगे विजय? इस बार कौन होगा बड़ौदा का बॉस? सभी ने उपचुनाव जीतने के लिए बड़ौदा को अपने अपने योद्धाओं के हाथ छोड़ दिया है, जो फतह की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। क्योंकि बीजेपी के उपचुनाव प्रभारी जेपी दलाल हों, जेजेपी हो, उपचुनाव में कांग्रेस के कमान संभाल रहे दीपेंद्र हुड्डा हों या इनेलो हो, हर कोई मतदाताओं तक पहुंच रहा है। हालांकि ये तो समय ही बताएगा और बड़ौदा की जनता ही बताएगी कि किसके योद्धा में कितना दम है। अब देखते हैं कितना दमखम है अलग अलग राजनीतिक दल में, क्योंकि सियासत में समीकरण है पल पल में। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बड़ौदा उपचुनाव से पहले बीजेपी ने अब दूसरा जाट कार्ड खेल दिया है। पहले जाट नेता के रूप में ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं अब कृषि मंत्री जेपी दलाल को बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। बड़ौदा पर बीजेपी की पक्की नजर। बीजेपी ने खेला एक और जाट कार्ड। जेपी दलाल को बनाया उपचुनाव प्रभारी। दल कोई भी, लेकिन हर किसी का कोई न कोई विजय प्लान जरूर होता है। बीजेपी भी पक्का प्लान तैयार कर चुकी है और विजय हासिल करने के पथ पर अग्रसर है। हालांकि कोई भी दल चुनाव जीतने के लिए अपना अलग अलग पत्ता फेंकता है, तो उसी कड़ी में अब बीजेपी ने भी अपना एक पत्ता फेंका है। दरअसल उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरा जाट कार्ड खेला है। जाट नेता के रूप में कृषि मंत्री जेपी दलाल को बड़ौदा उपचुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले जाट नेता ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया।
इस फैसले को संगठन की मजबूती के साथ साथ बड़ौदा उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव के लिए हरियाणा भाजपा ने कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल को बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है विधानसभा का। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए दलाल साहब हैं। दलाल साहब, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अभी चुनाव आयोग ने कोई तारीख तो तय नहीं की है, लेकिन हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और इसी कड़ी में आपकी पार्टी ने आपको वहां पर चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। किस तरीके से देखते हैं सर इस जिम्मेदारी को? अभी उन्होंने मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा जिम्मेदारी का भार दिया है और मैं सब कार्यकर्ताओं के बल पे ये कह देना चाहता हूँ कि बड़ौदा की सीट जो है निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जजपा की जो हमारी कॉमन कैंडिडेट होगा वो बड़े अच्छे बहुमत से जीतेगा। लोगों का रुझान जो है हमारी नीतियों में है, हमारी सरकार की नीतियों से खुश है। जाट मतदाताओं को लुभाने की कोशिश। बड़ौदा में 1 लाख से ज्यादा जाट मतदाता। जाट मतदाताओं को लुभाते राजनीतिक दल। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्लान्स पर खेल रही है और एक दूसरे की प्लानिंग को भांपते हुए पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने की रणनीति पर भी काम कर रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि बड़ौदा में 1 लाख से ज्यादा जाट मतदाता हैं, तो इसी को लेकर अब तक सभी पार्टियां जाट वोटर्स को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। चाहे बीजेपी हो, जेजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर इनेलो। बीजेपी ने जेपी दलाल को बड़ौदा उपचुनाव का प्रभारी बनाया। कांग्रेस की तरफ से जाट नेता के रूप में दीपेंद्र हुड्डा को कमान सौंपी गई, तो वहीं जेजेपी की तरफ से अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला सहित भूपेंद्र मलिक गांव की गली गली में घूम रहे हैं और मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा इनेलो की तरफ से अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला दौरा कर रहे हैं। पक्के प्लान पर खरे उतरे नेता। बड़ौदा में घर घर जाते दिग्गज। रणनीति तय, किसकी होगी फतह। न सिर्फ तय रणनीति पर बल्कि बड़ौदा फतह के लिए सतह पर भी पॉलिटिकल पार्टियां अपना माइंड गेम अलग अलग तरीके से तैयार कर रही हैं, क्योंकि हर दल की यह चाहत है कि जीत उसी की होनी चाहिए। अपने नेताओं और विधायकों को विनिंग प्लान तो पार्टियां पहले ही बता चुकी हैं, लेकिन अब उस रास्ते पर चलकर नेता अपने प्लान को जमीन पर उतारने के साथ साथ बड़ौदा के वोटर्स का मन पढ़ रहे हैं और गढ़ रहे हैं हर मतदाता को अपने पक्ष में, ताकि सब हो उनके समकक्ष में। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं हमारे संवाददाता पवन सिवर ने बीजेपी के उपचुनाव प्रभारी जेपी दलाल से खास बातचीत की। बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव के लिए हरियाणा भाजपा ने कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल को बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है विधानसभा का। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए दलाल साहब हैं। दलाल साहब, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अभी चुनाव आयोग ने कोई तारीख तो तय नहीं की है, लेकिन हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और इसी कड़ी में आपकी पार्टी ने आपको वहां पर चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। किस तरीके से देखते हैं सर इस जिम्मेदारी को? सबसे पहले तो मैं पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये समन्वय की जिम्मेदारी दी है। हालांकि मैं बड़ौदा के 2 बार क्षेत्र के अंदर पहले भी गया हूं और लोगों के अंदर अपनी बात रखी है। अभी उन्होंने मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा जिम्मेदारी का भार दिया है और मैं सब कार्यकर्ताओं के बल पे ये कह देना चाहता हूँ कि बड़ौदा की सीट जो है निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जजपा की जो हमारी कॉमन कैंडिडेट होगा वो बड़े अच्छे बहुमत से जीतेगा। ये कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश दलाल हमारे साथ थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव के मद्देनजर वहां पर विधानसभा के लिए जो प्रभारी हैं वो इनको नियुक्त किया। दलाल ने कहा है कि जो बड़ौदा की जनता है वो समझदार है, गठबंधन का साथ देगी, चूंकि सरकार के साथ मिलकर बड़ौदा की तस्वीर और तकदीर दोनों जो है वो वहां के लोग बदल सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं या फिर हरियाणा सरकार के फैसले हैं वो लोग देखते रहे हैं, समझते रहे। इसी के चलते बड़ौदा की जनता से उम्मीद है कि बड़ौदा की जनता गठबंधन का साथ देगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़।
तो देखा आपने किस तरीके से सियासी गलियारे में हलचल है हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आप लगातार हमारे इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और 7 बजे का नंबर 1 शो भी आपने इसे बनाया है, इसी तरीके से प्यार देते रहिए और हम अच्छी और एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। पेशकश में आपके लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।